मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम को बताने के पहले मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि प्रकृति में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है और जिन वस्तुओं में जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे अपने चारों तरफ दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और अपने चारों तरफ आप विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मनुष्य, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर इत्यादि देखते होंगे। यह सभी सजीव वस्तुएं हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे, यह सभी सजीव वस्तुएं होते हैं और इनमें जीवन होता है। लेकिन दूसरी तरफ वे भी वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, और जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे नदी, तालाब, पहाड़, कंकड़ पत्थर, विभिन्न प्रकार के मकान जो चारों तरफ दिखाई देते हैं, यह सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं सजीव होती हैं उनकी एक निश्चित अवधि के बाद प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, और जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वही उस जीव का लाइफ स्पैन होता है। और इस लाइफ स्पैन में उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी क्रियाएं होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा रहता है, काफ़ी छोटा रहता है, धीरे 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 उसमें वृद्धि होती है, विकास होता है। इसी तरह से पौधे भी जब वह बीज से अंकुरित होकर के यह पौधा बनता है तो काफ़ी छोटा रहता है, और लेकिन धीरे 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 काफ़ी बड़ा विशालकाय वृक्ष बन जाता है। यह कार्य एक दिन में नहीं हो जाता है, यह कार्य निरंतर चलता रहता है, और एक निश्चित अवधि के बाद वही पौधा एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। लेकिन जीवन के अंत तक, यानी उस पौधे के मरने तक, उसमें बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। इसी तरह से मनुष्य सहित सभी जंतुओं में जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, और उनसे शरीर का पोषण होता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है। यह सारी क्रियाएं निरंतर जीवन भर चलती रहती हैं, और जिन जीवों में या जिन वस्तुओं में इस प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं वे सभी सजीव कहलाते हैं। अतः पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जंतु यह सभी सजीव हैं। जो सजीव होते हैं उनकी एक निश्चित अवधि के बाद प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जो सजीव वस्तुएं होती हैं उन सभी सजीव वस्तुओं का, चाहे वह जंतु हों अथवा विभिन्न प्रकार के पौधे हों, उन सभी का शरीर एक अथवा अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें कोशिकाएं अर्थात सेल्स कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है। लेकिन ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक अर्थात अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब जंतुओं में जो यह कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको एनिमल सेल कहा जाता है। पौधों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उसके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं उन्हें प्लांट सेल कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और जो कोशिकाएं होती हैं वह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। कोशिका में स्वजनन की सामर्थ्य होती है, अर्थात अपनी जैसी कोशिका निर्मित करने की क्षमता होती है। रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने विभाजित होती हुई जब मातृ कोशिकाओं को देखा
तो उन्होंने कहा कि जब मैं विभाजित होती हुई मातृ कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखता हूँ तो लगता है सृष्टि का निर्माण मेरी आँखों के सामने हो रहा है। यानी यह जो कोशिकाएं होती हैं यह विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, लेकिन किसी भी जीव का शरीर, चाहे वह एक कोशिकीय जंतु हो अथवा बहुकोशिकीय जंतु हो, उसके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होता है, जिसको जाइगोट सेल अर्थात युग्मनज कोशिका कहा जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं शरीर में, यदि मल्टी सेलुलर एनिमल है वह, तो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के समूह को जो कार्य संरचना और उत्पत्ति में समान हो उन्हें ऊतक कहते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, मुख, यकृत, अग्नाशय, किडनी, ये सभी एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यह बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। यानी बहुत से अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत से अंग तंत्र मिलकर के एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन जिन जीवों में एक ही कोशिका होती है उसके शरीर की सभी जैविक क्रियाएं, पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, विसरण, यह सारी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत चलती हैं और वह जीव सदैव प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में रहता है। शरीर के मेंटेनेंस के लिए और जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो सबसे सरलतम जीव होते हैं उनको अपने निकटतम पर्यावरण से प्राप्त होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे जीवों का विकास होता गया और जीवों की संरचना में और उनकी कार्यकी में जटिलता आती गई, वैसे वैसे उनका और उनके शरीर की सभी कोशिकाओं का प्राकृतिक वातावरण से संपर्क भी समाप्त होता गया। इसलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों का निर्माण भी होता गया। तो मैं आपको इस चैप्टर में यह बताऊं कि किसी जीव की संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवों के शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जीवन बनाए रखने के लिए जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होते रहना चाहिए, यानी जीवन पर्यंत यह अनुरक्षण कार्य होते रहना चाहिए। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण में सहायता करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन और उत्सर्जन आदि क्रियाएं आती हैं। यह जैव प्रक्रम की क्रियाओं को बताने के पहले मैं आपको सजीवों के कुछ और भी लक्षण बता दूं। जैसे हमने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और भी जीवधारियों के लक्षण मैं बताऊं कि जो जीवधारी होते हैं प्रत्येक जीवधारी में वृद्धि होती है।
शरीर में कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने, शरीर का शुष्क भार बढ़ने अथवा शरीर के आकार के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। और दूसरा एक टर्म इसके साथ आता है विकास, अर्थात डेवलपमेंट। यानी कोशिकाओं के मैचुरेशन को विकास कहा जाता है। किसी भी जीवधारी का शरीर एक ही कोशिका से बनता है और वह कोशिका युग्मनज अर्थात जाइगोट कोशिका कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर में जटिलता आती जाती है वैसे वैसे कोशिकाओं की कार्यकी और उसकी संरचना में अंतर होता जाता है। और कोशिकाओं की कार्यकी तथा संरचना में यह जो अंतर होता है और उनमें जो मैचुरेशन आता है, जो उसका परिपक्वन होता है, इसको हम सामूहिक रूप से विकास अर्थात डेवलपमेंट कहते हैं। तो सभी जीवधारियों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है, परंतु जंतुओं के शरीर में, जैसे आप उदाहरण लें, मनुष्यों के शरीर में 18 से 21 वर्ष तक ही उनकी लंबाई बढ़ती है, इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। जैसे जो आरबीसी बनती है शरीर में, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, यह तो कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर के जीवन पर्यंत बनती रहती हैं। लेकिन शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जीवन में कभी नहीं विभाजित होती। वह कोशिकाएं सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती हैं और वह कोशिकाएं शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जितना बच्चे में रहती हैं उतना ही संख्या उसकी वयस्क में रहती है, उतना ही वृद्ध में होती है। इन कोशिकाओं की संख्या जीवन में कभी नहीं बढ़ती। उनका आकार बढ़ता है लेकिन इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। और जो कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती हैं वह कोशिकाएं सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती हैं। तो शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन हैं, यह सदैव इंटरफेज अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं हैं। मैं आपको यहाँ सजीवों के और भी लक्षण बताऊं, जैसे लोकोमोशन अर्थात प्रचलन और मोमेंट, यह सजीवों के लक्षण होते हैं। अधिकांश सजीवों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थात गमनांग पाए जाते हैं। जैसे जो अमीबा होता है, एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यह सीडोपोडिया होते हैं। अर्थात अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वह सीडोपोडिया होता है। लेकिन जो यूग्लिना है यह भी एक कोशिकीय जंतु होता है। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यह एक बाल जैसी संरचना जिसको आप फ्लैजलम कहते हैं। तो यूग्लिना में फ्लैजलम द्वारा लोकोमोशन होता है। लेकिन एक और भी एक कोशिकीय जंतु जिसे आप पैरामीशियम के नाम से जानते हैं अथवा स्लीपर जंतु कहते हैं, उसके शरीर में बाल जैसी अनेक सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। तो अमीबा में सीडोपोडिया द्वारा, यूग्लिना में फ्लैजलम द्वारा और पैरामीशियम में सीलिया द्वारा लोकोमोशन होता है। इसी तरह से अनेक जंतुओं में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रचलन अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर होते हैं। इसी तरह से शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, भेड़, बकरियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर होते हैं। लेकिन पक्षियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अर्थात प्रचलन के लिए उनमें पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं। इसी तरह से मछलियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पंख होते हैं, जिसकी सहायता से वह पानी में तैरती हैं और स्थान परिवर्तन करती हैं। लेकिन केंचुआ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं उन्हें सीटी कहते हैं। तो इस तरह से जो जंतु होते हैं उन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन पौधे को आप सजीव मानते हैं लेकिन उसमें तो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसका मतलब कि वह सजीव नहीं है क्या?
पौधे भी सजीव हैं, लेकिन वह जड़ों द्वारा एक स्थान पर फिक्स्ड रहते हैं, एक स्थान पर वह स्थायित्व रूप से पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी शाखाओं में मोमेंट होता है। जैसे जंतुओं के शरीर में आप देखें, हृदय का धड़कना, फेफड़े का फूलना और पिचकना, आँखों की पलकों का गिरना, या किसी अंग का एक स्थान पर रहते हुए किसी अंग का एक तरफ से दूसरे तरफ गति करना, ये मोमेंट कहलाता है। इसी तरह से पौधों में भी भले ही वह एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन उनकी शाखाओं का विकास एक से दूसरी तरफ होता है। इस क्रिया को मोमेंट कहते हैं। यानी जब एक स्थान पर रहते हुए किसी जीव के अंगों का एक में गति होती है तो उसको मोमेंट कहा जाता है, लेकिन जब जीव स्थान परिवर्तन करता है तो उसको प्रचलन अर्थात लोकोमोशन कहा जाता है। इस तरह से पौधे और जंतु सभी सजीव होते हैं। हाँ, मैंने वृद्धि की बात किया था, तो वृद्धि दो तरह की होती है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, कोशिकाओं में विभाजन के कारण, कोशिकाओं के आकार बढ़ने के कारण वृद्धि होती है। लेकिन यदि कोई कंकड़ या पत्थर हो या गीली मिट्टी हो, उस पर और गीली मिट्टी आप लगा दें तो उसका भी तो आकार बढ़ जाएगा, लेकिन यह बाह्य पदार्थ के जमने के कारण वृद्धि हुई, इसको अभिवृद्धि अथवा एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन सजीवों में इंटरनल ग्रोथ होती है, कोशिकाओं के आकार के बढ़ने अथवा कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने या जीव के शरीर के शुष्क भार के बढ़ने के कारण यह वृद्धि होती है। इसके अलावा जो सजीव होते हैं उनमें अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, अर्थात जिसे आप प्रजनन कहते हैं। अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता केवल सजीवों में ही होती है, और सजीवों में जो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे ही रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन कहा जाता है। आम के पौधे से आम का ही पौधा उत्पन्न हो सकता है, इमली के पौधे से इमली का ही पौधा उत्पन्न हो सकता है, बबूल के पौधे से बबूल का ही पौधा उत्पन्न होता है, मनुष्य से मनुष्य जैसी ही संतानें उत्पन्न होती हैं, कुत्ते से पिल्ले ही पैदा होते हैं। इस तरह से सभी जीवों में अपने ही समान जीवों की उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा सभी सजीवों में शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए अर्थात उनके मेंटेनेंस के लिए बाहर से भोजन के रूप में पोषक पदार्थों को लेना पड़ता है, और शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, यह सारी एक जटिल प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से पोषण कहते हैं। यह भी सजीवों का लक्षण है। पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है, पौधों में भी पोषण की क्रिया होती है, जिससे उनके टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, वृद्धि और विकास होता है। श्वसन, यह भी एक जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है, और सामान्यतः हम लोग श्वसन से यही अभिप्राय लगाते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन लेना और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सामान्यतः यही श्वसन कहलाता है। लेकिन जो वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या जो वायवीय जंतु होते हैं वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जल में जंतु पाए जाते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और इस श्वसन क्रिया के उपरांत बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जलीय जंतु जल में उसको विसरित करते हैं और स्थलीय जंतु वायु में उसको विसरित करते हैं। लेकिन यह जो वायु से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इसकी सहायता से शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इससे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक उच्च ऊर्जा यौगिक है, इसको एनर्जी क्वाइन भी कहा जाता है। विसरण वह प्रक्रिया है
जिसमें अधिक सांद्रता वाले पदार्थ के अणु का गमन कम सांद्रता वाले पदार्थ के अणु की तरफ होता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, यदि सेंट की शीशी खोल करके आप रख दें तो कुछ समय के बाद सेंट उसमें से गायब हो जाता है, अर्थात उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। उसके अणुओं का गमन वायु में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट के अणु हैं वह सांद्र हैं, उसके अणु नज़दीक नज़दीक हैं, और जो वायु में के कण हैं वह काफ़ी दूर दूर हैं। इसलिए अधिक सांद्रता के पदार्थ के अणु का कम सांद्रता के पदार्थ के अणु की तरफ गमन ही विसरण कहलाता है। लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं वह वातावरण से साधारण विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और उपापचयी क्रिया अर्थात श्वसन की क्रिया, जिसे आप कहते हैं श्वसन की क्रिया, भी एक उपापचयी क्रिया है। श्वसन की क्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर की सतह से साधारण विसरण विधि द्वारा उसी जलीय वातावरण में छोड़ देते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं सजीवों के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। जैसे जैसे जीवों के शरीर में जटिलता बढ़ती गई, जब निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ तो उनकी शारीरिक जटिलताएं भी बढ़ती गई, और जैसे जैसे शरीर की जटिलताएं बढ़ती गई ऐसे वैसे उनके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, और अवशोषित भोज्य पदार्थ तथा श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और यह पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम प्रयुक्त होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रुधिर वाहिनियाँ, हृदय और रुधिर आते हैं। लेकिन पौधों के शरीर में इस प्रकार का कोई भी अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन उनके शरीर में जो जटिल ऊतक, जिसे आप संवहनीय ऊतक कहिए, जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं, यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। पौधों के शरीर में नीचे से अवशोषित जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और जल में घुलित खनिज लवण होता है उसको जाइलम पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन पौधे के हरे भाग अर्थात पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो इस तरह से पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम भोज्य पदार्थों, जल और जल में घुलित न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो एक और लक्षण है सजीवों का, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बस वो समाप्त हो जाता है। जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ बचे रह जाते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है, उनको शरीर से बाहर निकालना ही वही क्षेपण कहलाता है। और शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के अस्तित्व के लिए चुनौती हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जीवन की जैविक दशा बनाए रखने के लिए उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन अर्थात उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैव प्रक्रम में हमने सजीवों के बहुत सारे लक्षण बताए। सजीवों के शरीर के मेंटेनेंस अर्थात अनुरक्षण एवं पोषण के लिए कौन कौन से यह प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं उनके सब के बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन और उत्सर्जन के संबंध में एक एक करके विधिवत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।